हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 11वीं थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर की या किसी और चैप्टर के मतलब अकाउंट्स के, इको के, बिजनेस के, स्टैट्स के, माइक्रो के किसी के भी नोट्स चाहिए तो टेंशन न करो, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दिया, जाके ले लेना। बट उससे पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो क्योंकि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे आसान है और फटाफट से तुमको नंबर दिला देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सप्लाई की। देखो, अपने डिमांड तो पढ़ ली, ये देख लिया कि भैया बीइंग अ कस्टमर हम लोग डिमांड कब करते हैं, ठीक है। और हम डिमांड को इंक्रीज कब करेंगे, जब बेसिकली प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो प्राइस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, ये हो गया आपका डिसाइडिंग फैक्टर, और ये हो गया रिएक्टिंग फैक्टर। क्या है? ये है रिएक्टिंग फैक्टर। तो प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। ये हो गया कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते थोड़ा सा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, यानी कि हम है सेलर। अब ये बेचने वाला बंदा है तो उसका थोड़ा सा लॉजिक, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से अलग चलेंगे। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी विच इज ऑफर्ड बाय द सेलर, जो कि मैं एज अ सेलर बाजार में ऑफर करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस। भाई गिवन प्राइस है मान लो 10 रुपए, तो 10 रुपए में कितनी क्वांटिटी अपने सामान की बेचने के लिए तैयार हूं, 12 रुपए में कितनी बेचने को तैयार हूं, ये कहलाता है बेसिकली सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस लेवल। समझ में आ गया? तो व्हाट इज सप्लाई? कि एक सेलर जो है वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी देने को तैयार है, वो कहलाता है उसकी सप्लाई। अभी जो सप्लाई है ये डिमांड की तरह बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अपन ने देखा था कि डिमांड जो है वो 8-10 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से सप्लाई जो है उसके भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो सप्लाई जो है वो फंक्शन है बहुत सारी चीजों का, जैसे कॉस्ट कितना बन रहा है, प्राइस कितना है, टेक्नोलॉजी कितना है, प्लेस कितना है, पॉपुलेशन कितना है, गोल क्या है फर्म का। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो बेसिकली सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। हम अभी एक एक फैक्टर को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। क्या होता है जब बाजार में जाते हैं ना तो सारे फैक्टर एक साथ लगते हैं। ऐसा तो नहीं होता सर प्राइस बढ़ रहा है पॉपुलेशन उतनी रहने दो, ऐसा नहीं होता ना। बट जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली एक एक करते हैं कि कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है, प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे हर चीज के साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है चैप्टर में कि आप एक सेलर हो, आप सामान बेचने वाले हो, आपका मेन काम है प्रॉफिट बनाना, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राइस की। अरे क्या हो गया भाई? हाँ, प्राइस की। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं आप सेलर हो, आप एक सामान बेचने वाले व्यक्ति हो, तो आप क्या चाहोगे? आपका सामान 10 रुपए में बिके या 15 रुपए में? आप बोलोगे सर भैया जितना ज्यादा हमारा सामान महंगा बिकेगा ना उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट बनेगा। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा सामान महंगा बिकेगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट बनेगा। फर्ज कीजिए हमारी हेल्प बुक है, ठीक है, जिसको हम हमारी वेबसाइट पे 349 की बेचते हैं, किसी वजह से 500 रुपए की बिक रही है, तो मैं क्या खोलूंगा? बेच दो, जितनी बिक रही है बेच दो, जितना हो सके मंगा मंगा के बना बना के बेच दो, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। तो सिंपली अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा होगा तो हम लोग यानी कि सेलर जो है वो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज करने में इंटरेस्टेड होगा, और अगर किसी वजह से उसका प्राइस कम हो जाएगा तो सेलर भी चाहेगा कि भैया उसकी सप्लाई जो है वो हमें कम करनी चाहिए, हम अभी नहीं बेचेंगे, जब थोड़ा सा महंगा हो जाएगा तब सामान को ज्यादा बेच लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जिस पर सप्लाई इफेक्ट करती है वो है कॉस्ट, यानी कि बनाने का खर्चा। मान के चलो कि एक सामान है जो आप 8 रुपए में बना रहे हो, जिसको बाजार में बेच रहे हैं 15 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 7 रुपए। किसी वजह से XYZ, किसी वजह से कोरोना आ गया या कुछ हो गया जिसकी वजह से एकदम से कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट हो गई 13 रुपए। मजबूरी है आपकी कि आपको भी 15 में ही बेचना है, वरना कोई बिकेगा नहीं, तो यहां आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया? 2 रुपए। तो आप मुझे बताओ, अगर आप एक सेलर हो तो आप यहां पर ज्यादा बेचोगे या फिर यहां पर ज्यादा बेचोगे? सर सिंपल सा सवाल है यार, जहां पर ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं बेचूंगा ना मैं, जहां ज्यादा मार्जिन होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां निकल के आया कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो बेसिकली सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट उसको तभी मिल रहा होगा। हमने डिमांड का रिलेशन देखा था प्राइस के साथ जो कि नेगेटिव था, यहां सप्लाई का जो रिलेशन है ना वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्राइस मतलब ज्यादा प्रॉफिट। नेक्स्ट है टैक्सेशन, टैक्स का लेना देना। देखो सिंपल सी बात समझना, अगर सरकार ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, सरकार ने बोला कि सामान पे टैक्स ज्यादा लगेगा, तो टैक्स लगना मतलब खर्चा ज्यादा होना, और खर्चा ज्यादा होना मतलब सप्लाई कम होना। इस बात को क्लियरली समझ लो कि टैक्स एक तरीके से खर्चा है जो सेलर को देना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर टैक्स ज्यादा होगा तो वो सप्लाई रोक देगा, और टैक्स कम होगा तो सप्लाई वो ज्यादा करेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन,
आप भविष्य में क्या करना चाहते हो? आप भविष्य में एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो या भविष्य में प्राइस इंक्रीज करना चाहते हो? अगर आपका प्रोजेक्शन है कि हाँ भविष्य में मेरा प्राइस इंक्रीज होगा, तो फिर अभी सप्लाई कम देंगे, बाद में ज्यादा दे देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्राइस कम हो जाएगा, तो मैं अभी सप्लाई को फटाफट इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी, अगर आप बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं तो आप सप्लाई ज्यादा देंगे, टेक्नोलॉजी कम है तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, आपका गोल क्या है, एट द एंड आप क्या करना चाहते हो, इस पे भी सप्लाई इफेक्ट करती है। आप चाहते हो कि साहब मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मतलब प्रॉफिट इज माय गोल, प्रॉफिट इज माय गोल, तो भैया मैं ज्यादा प्राइस पे बेच दूंगा और सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा। और अगर मेरा गोल है कि नहीं मार्केट शेयर रखना है, मुझे अभी तो लोगों को आदत डलानी है, तो बेसिकली क्या होगा कि आप कम प्राइस में भी अपनी सप्लाई दे पाओगे। नंबर ऑफ फर्म्स, कितने लोग हैं बेचने वाले, तो अगर बेचने वाले नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी ज्यादा होगी। एक ही आदमी बेच रहा है तो 10 यूनिट बेचेगा, 10 आदमी बेच रहे हैं तो 100 यूनिट बेचेंगे। ठीक है, लास्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो अपन ने दो प्रकार के गुड्स देखे। ठीक है, कौन कौन से गुड्स देखे बेटा, एक थे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, इस पेज पे लिखता ना, यहां जगह है ना, हाँ, एक थे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब एक की जगह दूसरा, जैसे टी एंड कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब हो गया बेसिकली मान लो तुम्हारे जो एक के साथ एक चलते हैं, मिल्क एंड शुगर ले लो, मिल्क एंड शुगर बेसिकली एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएंगे। ठीक है, पेन एंड रिफिल ले लो, पेन एंड रिफिल ले लो, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो जाएंगे। तो सप्लाई की कंडीशन में इनमें ज्यादा कुछ अलग नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ा, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ, यानी कि चाय के दाम बढ़ गए, तो सारे लोग चाय बेचना शुरू कर देंगे और चाय 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 बेचेंगे। तो जब चाय की बिक्री ज्यादा होगी तो ग्राहक ज्यादा आएंगे, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ कॉफी भी अपने को बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जब ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हो सकता है कॉफी भी लोग ज्यादा पीने लग जाए। ठीक है, सेम गोज विद कंपीटिंग ब्रांड ले लो कि अगर कोलगेट ज्यादा महंगा हो गया, कोलगेट बिक रहा है, तो पेप्सोडेंट को भी अपनी सप्लाई वहां पर देनी पड़ेगी, क्योंकि कोलगेट अगर 10 दुकानों पे तो पेप्सोडेंट बोलेगा भाई मैं भी 10 पे आऊंगा। ठीक है, तो अगर अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड या अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स की या अपने रिलेटेड गुड की प्राइस बढ़ी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और उसकी सप्लाई बढ़ने की वजह से मुझे मेरी सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आपके काम आएंगे। अब इन सभी फैक्टर में से एक फैक्टर है जो कि हमारे काम का है, कौन सा सर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसा अपन ने डिमांड में देखा था कि प्राइस और डिमांड के रिलेशन से लॉ ऑफ डिमांड बन गया था, जो कहता था कि जब जब प्राइस चेंज होगा तब तब डिमांड भी चेंज होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। सेम सप्लाई के रिलेशन को प्राइस से जब डिफाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई। अभी लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। विथ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जब भी लॉ लिखेंगे बेटा तो इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है इसका समझेंगे, मतलब ये है कि जो बहुत सारे फैक्टर्स की हमने बात करी, इनमें से हम जब इसकी बात कर रहे हैं प्राइस की, तो हम ये मान रहे हैं कि कॉस्ट नहीं चेंज हो रही है, ये सब नहीं चेंज हो रहा है, तभी लॉ डिफाइन होगा। क्योंकि अगर ये सब बदल रहे हैं तो लॉ का रिलेशन इतना बेहतर नहीं चलेगा। तो व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि विद कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी सभी चीजों को अगर कांस्टेंट माना जाए तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है मतलब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ रही होगी, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ रही होगी, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। याद रखना ये शब्द, क्वांटिटी सप्लाइड। जब भी प्राइस का रिलेशन, लिखो इस बात को, प्राइस का रिलेशन सप्लाई से दिखाते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड यूज करते हैं। सर क्यों करते हैं, हम इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल सप्लाई यूज नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहां पर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका सामान बहुत अच्छा हो गया, नहीं, प्राइस कम करा तो उसका रिएक्शन सप्लाई ने दे दिया है। ठीक है, देखो, सो इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, कि अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा ये
कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसको डायग्राम और शेड्यूल में दिखाएं तो देखिए कैसे दिखाएंगे, जगह अपन ने नहीं छोड़ी है, कोई बात नहीं। देखो तो यहां पर एक शेड्यूल बनाते हैं, बहुत सिंपल सा छोटा सा शेड्यूल बना लो। ये आ गया प्राइस और ये आ गई क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। सो जब प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाइड मान लो 100 थी, प्राइस 15 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 150, प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी सप्लाई मान लो 180 हो गई। क्या हुआ, तुम 200 सोच रहे थे? नहीं, मैं 180 लिखा, मेरी इच्छा। तो ये बेसिकली तुम्हारा पॉजिटिव रिलेशन यहां पर बन जाएगा। अब ये डायग्राम बहुत काम का है, कैसे बताता हूं। देखो ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया आपका सप्लाइड, या सप्लाई ले लो, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हो रही है, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हो रही है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? हाँ, और अगर प्राइस और बढ़ा तो सप्लाई हमारी और इंक्रीज हो गई, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड एट 1, क्वांटिटी सप्लाइड एट 2 और क्वांटिटी सप्लाइड एट 3। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? सिंपल सा रीजन, भैया मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, प्राइस ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा, और मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं ज्यादा बेचूंगा, सिंपल फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अजम्पशंस की। तो जैसा आपको पता है यार, अजम्पशन वो चीजें होती हैं जिनको हम मानते हैं कि भैया इनको दूर रखो, क्योंकि अब इनको लिया है ना तो हमारा लॉ वॉ सब बिगड़ जाएगा। तो कौन सी चीजें हैं, हमने पहले ही बता दी है, अदर थिंग्स है सब। अदर थिंग्स कौन सी हैं? ये सारे डिटर्मिनेंट, रिमेनिंग प्राइस, प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट हैं उनको हम दूर रख रहे हैं, तो यही अजम्पशन आ जाएंगे। अजम्पशन नंबर 1, कॉस्ट सेम रहेगी, टैक्सेशन चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सेम रहेगा, गोल सेम रहेगा। सारे के सारे जो फैक्टर है उनको हमने अजम्पशन के अंदर डाल दिया है। समझ में आ गया? कितना आसान था ना? ऐसा लग रहा है यार यार ये तो मजाक ही हो गया। अब एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। मैं अगले पेज पे इसको समझाऊंगा, इसको भूलो, जो मैं समझा रहा हूं वो देखिए। ये हमने बोला ये हमारा सप्लाई का कर्व है, ये है वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है ओ, ये है तुम्हारा प्राइस और ये है तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। यार सप्लाई ले लो, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है प्राइस, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है क्वांटिटी सप्लाई। मैं बोल रहा हूं कि पहले हम यहां थे, ये फलाना पी था और ये फलाना क्यू था, ठीक है। अब अगर प्राइस की वजह से रिलेशन बढ़ा या कम हुआ, मान लो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो प्राइस अपन ने बढ़ाया, ये लो, तो ये प्राइस बढ़ा जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम इसी ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भैया कॉस्ट की वजह से सप्लाई बढ़ गई, तो इस डायग्राम में कैसे दिखाओगे? कॉस्ट की वजह से सप्लाई बढ़ गई तो इस डायग्राम में कैसे दिखाओगे? तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, कि इस डायग्राम में सप्लाई तो दिखा सकता हूं मैं कि बढ़ गई, पर कॉस्ट कहां दिखाऊं? कॉस्ट दिखाने की जगह नहीं। इसको ऐसे अज्यूम करो कि अगर आपके अपने घर वालों के साथ लड़ाई हो गई है ना, और उस लड़ाई के अंदर आप बुरा मान गए, तो घर वालों को पता है लड़ाई की वजह से बुरा माने हैं, तो क्या होगा, उनको पता है कि ये लड़ाई की वजह से बुरा मान गए, तो भाई लड़ाई की वजह से मूड ऊपर नीचे हो गया है। पर अगर मैं बोलूं घर वालों को कुछ पता ही नहीं है, आप बाहर लड़े आए दोस्तों के साथ या दोस्तानियों के साथ, कुछ बात हो गई उससे आप नाराज हो गए, तो घर वालों को ये पता नहीं चलेगा कि वजह क्या है। उनको क्या दिखेगा? सिर्फ रिएक्शन। क्या दिखेगा? रिएक्शन को समझ में, हाँ आज ये मूड खराब है, क्यों है ये पता नहीं चलेगा। यानी कि जब कोई और फैक्टर की वजह से हमारा मूड खराब हो रहा है तो लोगों को सिर्फ रिएक्शन दिख रहा है, फैक्टर नहीं दिख रहा है। सिमिलरली अगर कॉस्ट की वजह से, टैक्स की वजह से, गोल ऑफ द फर्म की वजह से या प्राइस ऑफ रिलेटेड ग्रुप किसी भी वजह से अगर सप्लाई बदल जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन दिखेगा, यानी कि बदली हुई सप्लाई दिखेगी, कम ज्यादा होता हुआ प्राइस नहीं दिखेगा, क्योंकि प्राइस तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट की वजह से सप्लाई बढ़ी तो हम ये कहीं नहीं दिखा सकते कि कॉस्ट एक वजह है। क्या हुआ भाई, पढ़ा नहीं देना तुमको? हम ये कहीं नहीं दिखा सकते कि कॉस्ट एक वजह है, हमें बस ये दिखाना पड़ेगा कि सर सप्लाई बढ़ गई है। जैसे सप्लाई बढ़ गई तो हमने बोल दिया भाई सप्लाई बढ़ गई। प्राइस तो वही है, घर वाले बोले भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो प्राइस पहले जितना था उतना का उतना ही है, ये जो बढ़ा है ये कोई और वजह है जिस वजह से इसका मूड जो है
वो बदल गया। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? वापस हम रिपीट करूं, जब प्राइस की वजह से सप्लाई बदलता है तो हम सेम ही डायग्राम को ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि हमें रीजन भी पता होता है और रिएक्शन भी पता होता है। पर जब किसी और फैक्टर की वजह से सप्लाई बदल जाती है तो हमें रीजन नहीं पता होता, बस ये पता होता है सप्लाई बढ़ी है या कम हुई है। तो बेसिकली हम एक नया सप्लाई कर्व बना के ये बता देते हैं कि भाई इधर है या फिर इधर है। इकोनॉमिक्स के सारे डायग्राम जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनमें पॉजिटिव इंक्रीमेंट ही आता है। ठीक है, जब भी ओरिजिन से दूर जाएंगे तो पॉजिटिव इंक्रीमेंट, यानी कि ये सप्लाई यहां आ गई, ओरिजिन से और दूर आ गई तो बढ़ गई है। कम इधर बनाना मतलब ये कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की। क्या बोला? चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड कब यूज करते हैं, व्हेन इतनी बढ़िया राइटिंग लिखी थी मैंने, सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड में बदलाव। ठीक है, अब बदलाव दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए, विथ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, इफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आया है तो उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहेंगे। ये सप्लाई चेंज दो प्रकार का हो सकता है, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना। ठीक है, क्लियर है? देखिए एक बार, तो ये तीन मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, इन तीनों को अपन समझ लेते हैं। देखिए, विथ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो हम मानते हैं कि सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। प्राइस की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई, विच इज नोन एज एक्सटेंशन। ठीक है, जब प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट जो है इसको ऐसे दिखाते हैं कि सर प्राइस बढ़ गया, अदर थिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया, ओटी कांस्टेंट, ये जो ऊपर लगाया इसका मतलब होता है कांस्टेंट, सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। यहां देखो, प्राइस कम हुआ, अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं था, सप्लाई हमारी कम हो गई। क्लियर है? अब इसका रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, और डायग्राम यहां पर बना देते हैं। हमारी टीम वालों ने डायग्राम बनाने की जगह मेरे को नहीं छोड़ी है बिल्कुल, तो हम यही बनाना पड़ेगा हमें। टीम वालों, कूटूंगा तुम्हें मैं। हाँ, देखिए, तो जब एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, ये लीजिए डायग्राम, ये हमारा नॉर्मल सप्लाई कर्व, वाई एक्स ओ, या प्राइस या क्वांटिटी सप्लाइड, नॉर्मली मान लेते हैं ये चल रहा था। तो हमने क्या बोला, प्राइस बढ़ गया तो प्राइस बढ़ा दीजिए, क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ गई, क्यूएस ये QS1 ले लो। तो क्या हुआ, जब प्राइस P से P1 हुआ, हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी आगे की तरफ आ गया, यानी कि उसी सेम डायग्राम में हम ऊपर की तरफ चल गए। यहां से क्या चले गए, यहां से ऊपर की तरफ उड़ गए। देख लीजिए, द सप्लाई विल मूव अपवर्ड ऑन द सेम कर्व, सेम सप्लाई कर्व पे हम ऊपर की तरफ चल दिए। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए अपोजिट हो जाएगा इसका बिल्कुल। ये लीजिए, ये हुआ y x o, ये सप्लाई कर्व, SS ये हमारा ओरिजिनल P और QS। अब जब प्राइस कम हुआ, अबे ये ज्यादा पास में बना दिया हमने, रुको, ज्यादा पास में बना दिया, फिर डायग्राम खराब होगा ना। हाँ, ये मानते हैं हमारा ओरिजिनल था, चलो ठीक है। ठीक है, अब जब प्राइस कम हुआ तो हम कहां आ गए, यहां आ गए, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई, QS P1। ठीक है, तो क्या होगा डायग्राम का, the supply will move downward on the same supply curve। हम क्या होगा, सेम सप्लाई कर्व पे डाउनवर्ड आ गए, कब, जब प्राइस की वजह से सप्लाई बदल रही होगी। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखिए, चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये तो समझ गए, प्राइस की वजह से बदलाव आना। चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है जब प्राइस नहीं बदलती है और अदर थिंग्स की वजह से सप्लाई बदल जाती है, यानी सप्लाई changes due to change in other things but not
प्राइस, यानी घर वाले बोले भैया हमने तो कुछ नहीं बोला इसको, मुंह इसका बाहर से ही सूझ के आया है या मुंह इसका बाहर से ही खुश आया है। ठीक है, यानी कि प्राइस बोला हमने कुछ नहीं किया, अदर थिंग्स की वजह से चेंज हो गए। ठीक है, तो जब भी अदर थिंग्स की वजह से सप्लाई बदलती है तो उसको चेंज इन सप्लाई कहते हैं। प्राइस की वजह से बदलेगी तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे, अदर थिंग्स की वजह से बदल रही है तो चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। देखिए, विद कीपिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट हो जाता है हमारा, अगर सप्लाई बदल रही है अदर थिंग्स की वजह से तो उसको चेंज इन सप्लाई बोला जाता है। अब बदलना दो फैक्टर में हो सकता है सर, या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, पहले बात करते हैं इंक्रीज। विद कीपिंग प्राइस कांस्टेंट इफ देयर इज अ फेवरेबल चेंज। अब देखो सब में अलग होता है, कॉस्ट का अलग रिएक्शन आता है, टेक्नोलॉजी का अलग रिएक्शन आता है, गोल का अलग रिएक्शन आता है, तो सबके अलग अलग रिएक्शन आते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको बढ़ना है कम होना, तो हम बोलते हैं इफ देयर इज फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज मतलब फायदे का चेंज है। ठीक है, इन अदर थिंग्स जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो हम बोलेंगे सप्लाई इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये फेवरेबल चेंज, ये इंक्रीज होना मतलब फेवरेबल चेंज, तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर अनफेवरेबल चेंज होगा, उल्टा चेंज होगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया? सो फेवरेबल चेंज विल लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, अनफेवरेबल चेंज विल लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। डायग्राम देखें, देखिए पहले दोनों डायग्राम बना देते हैं अब की बार। ये लीजिए एस एस वाई एक्स ओ, वाई एक्स एक्स ओ एस एस। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई रख लेते हैं, क्यू यहां पे भी लिख लेते हैं, कॉमन वाला है ना। चलिए अब देखिए, पहले बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की। तो अब क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो यहां पर प्राइस बोलेगा भैया मैं तो नहीं बदलूंगा, बस हम क्या दिखाएंगे, रिएक्शन दिखाएंगे कि भैया देखो प्राइस तो वैसा ही था, रिएक्शन ये आया है कि सप्लाई जो है वो बढ़ गई है। तो यहां पर प्राइस उतना का उतना रहेगा, बस सप्लाई को हम बढ़ा देंगे, और सप्लाई को बढ़ाने के लिए फिर एक नया सप्लाई कर्व हमें बनाना पड़ेगा। सो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट एंड ड्यू टू अदर थिंग्स हमारी सप्लाई बढ़ गई है, एक नया सप्लाई कर्व क्रिएट हो गया है ऑन द राइट साइड। देख लीजिए, इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ भग गया है वो आगे। ठीक है, और डिक्रीज इन सप्लाई में कहां चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ये लीजिए Q1, ठीक है, ये यहां से यहां की तरफ शिफ्ट हो गया है। समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, अब एक नंबर में आपके एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ना बेसिकली आपसे लीनियर सप्लाई फंक्शन पूछते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसका। लीनियर सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होता है वो समझ लो। लीनियर सप्लाई फंक्शन का मतलब आप किसी भी लेवल पे सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू ए प्लस BPX। क्या बोला, S इज इक्वल टू ए प्लस BPX। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझेंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन जो आपका लास्ट चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें बना देते, बट यहां पर आपको समझना जरूरी है ताकि हम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मुझे आता है। ठीक है, मैं S को QS लिख देता हूं, इट वुड बी अ बेटर रिएक्शन। ये मुश्किल नहीं है, ये सबसे ज्यादा आसान है, पहले मतलब समझते हैं। ए का मतलब होता है सप्लाई व्हेन प्राइस इज जीरो। जब प्राइस जीरो होगा तो सेलर कितना सप्लाई देने को तैयार है। बी का मतलब होता है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, यानी कि इसका स्लोप क्या है, बेसिकली एक नंबर होता है जो क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है, और PX मतलब किस प्राइस पे आपको निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं, बरोबर, जैसे मान लीजिए कि लेट द सप्लाई कर्व भी 4 प्लस 0.5 PX, ये आपका सप्लाई कर्व का इक्वेशन है, क्वेश्चन ऐसा में गिवन होगा। ठीक है, कैलकुलेट सप्लाई व्हेन प्राइस इज 50। हाँ भाई, ऐसा आएगा कि जब प्राइस 50 रुपए है तो सप्लाई बताओ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे अरे यार ये क्या है, तो सिंपल है, बस आपको PX की वैल्यू पुट करनी होती है। 0.5 PX मतलब प्राइस 50 रुपए, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 10 से 10 गया, 4 प्लस 5 5 जा 25, दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 29। ये आप याद रखना, ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। ऐसे डिमांड का भी आप सबको पता है A माइनस BPX होता है।
यहां माइनस आएगा, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहां प्लस आया है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस डिटर्मिनेशन वाला वीडियो देखो ना तो उसमें आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये काम आया। ठीक है, दो क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे ये दे दिया सप्लाई का, ऐसे ही दे देंगे आपको डिमांड का और बोलेंगे इक्विलिब्रियम निकालो, मतलब दोनों को बराबर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी अपन ने ये समझा कि भाई प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आ जाता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, पर कितनी कितनी बढ़ती है ये पता चलता है इलास्टिसिटी से। जैसा अपन ने डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, वैसा ही सप्लाई में भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि तुम ही देखो ना, मैं क्यों बताऊं। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कि सप्लाई ने कितना रिस्पॉन्स किया, किस चीज को, प्राइस के बदलाव। दो चीजें बोली मैंने यहां पर, क्या कि सप्लाई ने कितना रिस्पॉन्स किया, किस चीज को, प्राइस के चेंज को। यानी कि यहां समझिए प्राइस का चेंज इंडिपेंडेंट है और सप्लाई जो है ये डिपेंडेंट है। यानी कि प्राइस अपनी इच्छा से बदलेगा और प्राइस के बदलने की वजह से सप्लाई जो है बदल जाएगी। ठीक है, अब वो कितनी बदल रही है ये पता चलेगा हमारे इलास्टिसिटी से। डिमांड का जो आंसर होता है प्राइस इलास्टिसिटी का वो नेगेटिव आता है क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। सप्लाई का जो आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन पॉजिटिव होता है। अब जो इलास्टिसिटी है वो कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, प्रोपोर्शनेट और ज्योमेट्रिक। आपको प्रोपोर्शनेट मेथड आपके कोर्स में है तो हम वही पढ़ेंगे। सो प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई क्या कहता है, देखो बहुत आसान है। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का तरीका है प्रोपोर्शनेट चेंज in quantity supply upon proportionate change in price। ये जो वर्ड है प्रोपोर्शनेट, इसका मतलब है टेकिंग ओल्ड एज बेस, यानी कि पुराना जो है उसको बेस समझते हुए, सिंपल भाषा में समझ लो। तो प्रोपोर्शनेट चेंज को अगर अपन तोड़े और फिर वो कहते हैं ना जोड़ा घटाया गुणाकार किया भागाकार किया तो सब निकाल के जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बना तुम चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं, देखो ऐसे चेंज इन क्यू एस अपॉन क्यू एस डिवाइडेड बाय चेंज इन पी अपॉन पी। ठीक है, फिर इसको इधर लेके जाएंगे क्यू एस, ये इधर गया तो डिवाइड बाय चेंज इन पी अपॉन पी। डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है, वो यहां आ जाता है, पर इतना डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में समझो मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्यू एस अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। अब इन सबका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। क्यूएस क्वांटिटी सप्लाइड यानी ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड, पी मतलब ओल्ड प्राइस, डेल क्यूएस मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यानी P2 Q2 माइनस Q1 कितना बदलाव आ गया, और चेंज इन P इज इक्वल टू डेल P यानी P2 माइनस P1। कंफ्यूज मत होना सर, इसमें नए में से पुराने को माइनस करना है, पुराने में से नए को, आप कुछ भी करोगे बात एक ही पड़ेगी क्योंकि जो प्राइस है उतना ही सप्लाई होगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, P है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है 10 20 200 500। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ओल्ड प्राइस हो जाएगा 10, ओल्ड क्वांटिटी हो जाएगी 200, चेंज इन प्राइस हो जाएगा, प्राइस में बदलाव 10, 20 से 10 के बीच का 10, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी 300। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो। देखिए भाई 300 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 200, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। ये कहलाता है मोर इलास्टिक। क्या कहलाता है, मोर इलास्टिक। ठीक है, अब इलास्टिसिटी के 5 टर्म्स आ सकती हैं, वो अपन ने डिमांड में पढ़ी है, सेम टू सेम ही होती है, मैं एक बार यहां रिपीट कर देता हूं। इलास्टिसिटी 0 हो सकती है,
लेस देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या इंफिनिटी हो सकती है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, नहीं है इलास्टिक, है ना। इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, थोड़ा बहुत है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आया। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, बराबर चेंज आया। इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक, ज्यादा बदलाव आ गया। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, है ना। समझ में आ गया। तो ये 5 प्रकार की आपकी इलास्टिसिटी होती है। ये सब पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में सप्लाई की इलास्टिसिटी नहीं आती। कितना आसान सा चैप्टर है, अपन वैसे इसको लेके परेशान हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका इलास्टिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहां बस एक चीज है कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये परसेंटेज चेंज भी हो जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज को आप परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्यूएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। देखिए एक चीज लास्ट देखते हैं, है ना, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब क्या होता है, जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि सर हम उल्टा सीधा लिख देते हैं इसको। तो आपको उल्टा सीधा लिखने से बचने के लिए एक छोटा सा काम करना है, याद रखना है कि ऊपर चेंज इन क्यूएस आता है, बस ऊपर जो है वो चेंज इन क्यूएस आता है, बस इतना याद रख लो, हो जाएगा। देखो ऊपर चेंज इन क्यूएस आता है तो उसके नीचे चेंज इन पी आएगा, और चेंज ऊपर क्यूएस का है तो इसका ओरिजिनल नीचे और प्राइस ऊपर। ऐसे याद रखता हूं मैं कि ऊपर चेंज इन क्यूएस आता है तो नीचे चेंज इन प्राइस आएगा, और क्यूएस ऊपर चेंज है तो नीचे नॉर्मल क्यूएस होगा और प्राइस ऊपर होगा। सिंपल। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो बता देना, और जाने से पहले ये नंबर लिख लो 7690041256, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई परेशानी हो इससे बता देना, कोई नोट वोट चाहिए इससे बता देना, ये लो सेव कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ और कक्षा 12वीं में, तब तक के लिए